नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान युद्ध ने एक अलग ही संकट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ट्रंप बिना सोचे समझे अपनी हेकड़ी में युद्ध में कूद तो गए, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि निकलना कैसे। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन बरसा रहा है। ट्रंप के नाम से हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान की पर्ची कट रही है। यह सारा बोझ कहां जाएगा बॉस? कहीं ट्रंप दुनिया पर एक और टैरिफ लगाकर ही तो नहीं वसूलेंगे? देखिए, शक्ति अगर संतुलित व्यक्ति के हाथ में हो तो समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन गड़बड़ व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो विनाश तय हो जाता है। तो क्या ट्रंप अमेरिका के लिए सम्मान, शांति और समृद्धि का कोई रास्ता दिखा रहे हैं? देख के तो नहीं लगता। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रंप के ईरान युद्ध से अमेरिका को क्या मिला। क्या इस्लामिक रिजीम चेंज कर दिए? नहीं ना। क्या ईरान के हथियार खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। एक हम नहीं गए तो दूसरे आ गया। कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के हमले ने इस्लामिक राज के विरोधी ईरानियों को भी राष्ट्र प्रेम से भर दिया है। तो आखिर कैसे ट्रंप की ग्रेट अमेरिका वाली लाइन थ्रेट में आ गई है और यह युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, और इस सब में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत किस तरह से हुई है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव के घटने या कम होने के कोई संकेत नहीं। मध्य एशिया के युद्ध ने एक बड़ी मंदी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शांत पानी में आग कभी भी भड़क सकती है। तो क्या अगली भीषण जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी? नए ईरानी लीडर ने बदले का ऐलान कर दिया है। नए मोर्चे खुलेंगे, नई तबाही आएगी, जंग भीषण होगी। मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। हम शहीदों और बच्चों की मौत का बदला लेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी आर्मी बेस खाली होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम हमले करते रहेंगे। प्रिय साथियों, जनता की इच्छा है कि प्रभावी और रक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, हम वही कर रहे हैं। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के उपाय का प्रयोग निश्चित रूप से जारी रखा जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इरादे ट्रंप और अमेरिका के लिए बारूदी हैं। सीधी भाषा में कहें तो ट्रंप और अमेरिका अगर मुस्तफा खामेनेई के गुस्से की आग से बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की एक लंबी दूरी की वजह से। मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी सैन्य बेसिस पर लगातार हमला बोल रही हैं। वो बरस रही हैं और लंबा होता युद्ध अमेरिका पर आर्थिक बोझ हर रोज बढ़ा रहा है। ईरान के साथ युद्ध के पहले 6 दिनों में अमेरिका ने करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 दिनों में ही 5.6 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं अब तक हुए 13 दिनों के युद्ध में अमेरिका की तरफ से करीब 26 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। ये हाल तब है जब बजट न होने की वजह से अमेरिका ट्रंप शासन द्वारा लगाया गया शटडाउन झेल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग रुकने की वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट सुरक्षा, बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के आधे से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर कर्मचारियों की कमी की वजह से अलग तरह का संकट दिख रहा है। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं कि ईरान को लेकर उनका प्लान पूरी तरह फेल दिख रहा है। वो इस युद्ध के खात्मे को लेकर बेचैन कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वो हर रोज कम से कम 3 से 4 बार ये दोहराते हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो डूब रहा है ट्रंप का मागा सूरज, वो भी अमेरिका के भीतर। अवैध टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से गलत ठहराए जाने के बाद अब अमेरिकी ट्रंप की ईरान युद्ध नीति को गलत ठहरा रहे हैं। अमेरिका में हालिया हुए सर्वे में ट्रंप की ईरान युद्ध नीति पर अमेरिकियों का रिजेक्शन साफ दिख रहा है।
CNN SSRS पोल में 59% अमेरिकी ईरान पर हमलों के खिलाफ दिखे हैं, जबकि 41% हमलों के पक्ष में दिखे। वहीं ईरान पर हमलों को लेकर ही NBC न्यूज पोल में ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग 44% रही, जबकि 54% अमेरिकियों ने ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले को अस्वीकार कर दिया। हाल ये है कि ईरान युद्ध की रणनीति को लेकर अमेरिकी मीडिया में ट्रंप और उनकी योजनाओं की तीखी आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। अभी तो ट्रंप की 7.5 के सिर्फ 420 दिन ही हुए हैं, यानी 1 साल और तकरीबन 1.5 महीने। सिर्फ इतने ही दिनों में ट्रंप का ग्राफ अमेरिका के भीतर तेजी से गिरा है। पहले उनके दुनिया को दिए टेरर को लेकर, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर, उनके शटडाउन के फैसले पर, भारत के साथ खींचतान वाले संबंधों को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गए झूठ पर, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के मंसूबे पर और अब ईरान युद्ध में अमेरिका को जबरन फंसाने पर। फिलहाल तो ईरानी साइड से ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इस तरह के चोंचलों के। कुल मिलाकर ट्रंप कार्डबोर्ड के बने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस पुतले को हासिल करके ही अमेरिकियों को लुभाने में लगे हैं। युद्ध कोई खेल नहीं है, मामला विध्वंस का है और व्यापक जानों के जाने का। कड़वा सच ये है कि ट्रंप के बिना रणनीति के किए गए हमलों ने ईरान और ईरानियों को और संगठित कर दिया है। जिस लीडरशिप को खत्म करने का दावा ट्रंप करते नहीं आ रहे, उसी लीडरशिप ने 13 और 14 मार्च को ईरान में कुद्स डे के मौके पर अमेरिका को संदेश दे दिया। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन के साथ ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान जैसे चेहरे शामिल हुए। ट्रंप के बड़बोलेपन की संस्कृति उनके रक्षा मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने भी खूब रोकी है। वो भी जमीनी सच्चाई के ऊपर झूठे दावों को लादने में माहिर हो चुके हैं। दूसरी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका को कम खर्चे में बड़ा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। ट्रंप को लगता था कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, खामेनेई के मारे जाने के बाद एंटी खामेनेई प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आएंगे और अमेरिका के लिए वहां रेजीम चेंज करना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बावजूद इसके ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ट्रंप अब तक के अपने सबसे बुरे दौर में जी रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को यह एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल तक खामेनेई के इस्लामिक राज से नाखुशी जताने वाले ईरानी भी ईरान पर थोके गए ट्रंप के युद्ध के खिलाफ अब सड़कों पर हैं। सच यही है कि ट्रंप ने ईरान की मोज़ेक रणनीति में अमेरिका को फंसा कर रख दिया है। दरअसल इसी मोज़ेक नीति के तहत ईरान में बड़े बदलाव किए गए थे रक्षा संबंधी मामले को लेकर। ईरान में 31 प्रांत हैं, तो हर प्रांत में एक सेना की एक अलग कमांड बना दी गई, यानी सेना की एक कमांड नहीं बल्कि कुल 32 कमांड बना दी गई। तो हाल ये है कि ईरान में एक तरह से एक सेना की 32 सेनाएं बना दी गई, क्योंकि हर कमांड एक अलग यूनिट की तरह काम करती है। हर कमांड की अपनी अलग इंटेलिजेंस है, हर कमांड के अपने अलग अधिकारी हैं, अपने अलग चेन ऑफ कमांड है। यही वजह है कि तमाम हमलों और लीडरशिप के खात्मे के बाद भी IRGC लगातार अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रही है। एक कहावत है, आप लोग खूब इस्तेमाल करते होंगे, तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब ये कि किसी काम को करने से पहले परिस्थिति का सही जायजा ले लो, वरना वही हाल होगा जो ट्रंप का हुआ है। ट्रंप ईरान में तेल देख रहे थे और धार से चूक गए। अब वही धार अमेरिका पर ऐसी गिर रही है कि ट्रंप मझधार में फंस गए। ईरान कह रहा है कि आओ युद्ध करो, ट्रंप कहते फिर रहे हैं कि युद्ध तो पहले दिन ही खत्म हो गया था। ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी ठिकानों पर दाग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके मिसाइल ड्रोन के भंडार ही खत्म कर दिए, जंग खत्म हो चुकी है। अरे भाई, खत्म हो गई तो ईरान में जो धमाके हो रहे हैं, क्या वो युद्ध की समाप्ति का सेलिब्रेशन कर रहे हो? और ईरान कहां से फोड़ रहा है ड्रोन और मिसाइलें अगर सब खत्म हो गया है?
वैसे आज के दौर में ट्रंप का मतलब ही हो चुका है कुछ भी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ट्रंप की अकड़, अहंकार और असंवेदनशीलता ने दुनिया के सामने तेल संकट के साथ ही एक घोर अविश्वास का संकट खड़ा कर दिया है। बड़ बोले ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना बनाई, उसे अंजाम दिया, लेकिन इस योजना को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी प्लानिंग में वो शून्य साबित हुआ। जैसे कि ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान पर हमला किया था कि इस्लामिक राज से मुक्ति दिलाएंगे, ईरान में खामेनेई रेजिम बदलेंगे। असली तस्वीर ये है कि खामेनेई के हाथ में सत्ता अभी भी है और इस्लामिक राज और मजबूत हुआ है। दूसरी बात जो ट्रंप ने कही थी वो ये कि IRGC को तबाह कर देंगे। असली तस्वीर ये है कि IRGC ट्रंप को मजबूत टक्कर दे रहा है। ट्रंप डींगे हाँकते थे कि ईरान में उनका लक्ष्य लिबरल व्यवस्था कायम करना है। असली तस्वीर ये है कि ईरान में लिबरल वॉइस खत्म कर दी गई। ट्रंप ने यह तय किया था कि उनका टारगेट ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ध्वस्त करना है, जबकि असली तस्वीर यह है कि इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप को सुझाव कौन दे रहा है, बल्कि ये है कि ट्रंप को सुझाव देने का जोखिम कौन उठा सकता है और ट्रंप सुझाव मानते कहाँ हैं। हाल ये है कि अपने अहंकार और आत्ममुग्धता में ट्रंप अमेरिका के दोस्तों को भी दूर कर चुके हैं। ट्रंप टैरिफ और ट्रेड को लेकर पहले ही कड़वाहट दुनिया में फैला चुके हैं। अब अपनी जंगी सनक से दुनिया को एक अंधे भविष्य की तरफ मोड़ देने को आमादा है। चाणक्य नीति कहती है कि राजनीतिक फैसले हमेशा स्पष्ट रणनीति और सावधानी के साथ लेने चाहिए। सच यह है कि ईरान एपिसोड में ट्रंप गच्चा खा गए। विनाश काल का सबसे बड़ा संकेत होती है विपरीत बुद्धि। जैसे आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में अक्टूबर 2023 में किया था, आज हाल यह है कि हमास का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। गाजा का हाल किसी से छुपा नहीं है। इजराइल का फोकस क्लियर है, उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा हर कीमत पर करनी है और वो कर रहेगा, किसी भी हद तक जाकर करेगा। और नेतन्याहू वो कर रहे हैं, लेबनान से लेकर ईरान तक। लेकिन ट्रंप का लक्ष्य क्या है? कभी नेटो का सदस्य होकर भी नेटो देश ग्रीनलैंड पर हमला करने की योजना बनाना, कभी स्पेन को हड़का देना, कभी ब्रिटेन को धमका देना। हाल ये हो चुका है कि ट्रंप की सनक ने यूरोपीय देशों को भी एक सबक दे दिया है कि अमेरिकी डिफेंस अम्ब्रेला पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सवाल उठ रहा है कि इस तरह भरोसे का टूटना कहीं दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के नजदीक तो नहीं ले जाना। अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा कर दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने ऐसा लगता है कसम खा ली है कि वो उल्टी दिशा में ही चलेंगे। शांति वाला उनका टेप फिलहाल बंद हो चुका है। ट्रंप युद्ध के उन्माद में, पहले वो टैरिफ से दुनिया तबाह कर रहे थे, अब जंग से अमेरिका को ग्रेट बनाने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को इतना अंदाजा तक नहीं था कि ईरान पर हमले के बाद दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हाल ये हुआ कि जिस रूसी तेल को न खरीदने को लेकर ट्रंप और उनकी चौकड़ी भारत पर दबाव बना रही थी, वही ट्रंप भारत से गुहार लगाने लगे कि रूसी तेल भारत खरीदना जारी रखे ताकि ऑयल संकट से निपटा जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने शनिवार को रूसी तेल पर अमेरिका के रुख की आलोचना करते हुए दावा किया कि वॉशिंगटन अब भारत सहित दुनिया भर के देशों से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। इससे पहले उसने आयात रोकने के लिए दबाव डाला था। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने लिखा, अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल का आयात बंद करवाने में महीनों बिता दिए। ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से, जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। तो क्या फारस की खाड़ी में ट्रंप अमेरिका को फंसा चुके हैं? ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की उनकी नीति फ्लॉप हो चुकी है। ईरान की रणनीति के आगे ट्रंप अब बेसब्र हो चले हैं। क्या ट्रंप बस किसी तरह इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिडिल ईस्ट के तनाव पर बात की। ट्रंप की बेचैनी उनकी थकी हुई आवाज से लेकर उनके चेहरे तक पर है। रूस यूक्रेन जंग का हाल वो देख रहे हैं।
दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर ईरान के सटीक हमले रूस की इंटेलिजेंस मदद की वजह से ही संभव हो सके। हालांकि ये बात खुद ट्रंप अमेरिकी मीडिया में मान चुके हैं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस की मदद बेअसर है। बहरहाल अभी की तस्वीर यह है कि अमेरिका की ऐसी हालत कभी नहीं रही। अमेरिका से खाड़ी देश असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका ने उनकी रक्षा सही से नहीं की। ईरान जंग में यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि यूरोप अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसे ट्रंप पहले भी काफी बुरा भला कहते रहे। वहीं ईरान जंग को लेकर रूस और चीन भी विरोध में हैं। दोनों का आरोप है कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। एकजुट हुआ ईरान झुकने को तैयार नहीं। तेहरान से उड़ते ड्रोन अमेरिका को राहत देने के मूड में तो कतई नहीं। ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के 20% तेल को बंद कर देने जैसी ताकत है जो दुनिया में तबाही ला सकती है। इराक वॉर में अमेरिका ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। डर ईरान में भी ऐसा ही होने को लेकर है। अगर ईरान युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को आर्थिक नुकसान और सैनिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और इसके साथ ही अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा में भी गिरावट आ सकती है। ईरान के साथ युद्ध के बाद खतरा अमेरिका के भीतर भी बढ़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका में एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका से बदला लेना है। अब अमेरिका की अंदरूनी सुरक्षा को लेकर भी ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप अपनी दुनिया में है और शायद उन्हें पता नहीं कि दुनिया बदल रही है। सवाल यह है कि ग्लोबल ऑर्डर के ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका कहां है? कथनी और करनी के अंतर ने ट्रंप के पूरे किरदार को अब तक सिर्फ अविश्वसनीय ही बनाया था, लेकिन अब ट्रंप ने अपनी सनक में पूरी दुनिया को ही फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन यह तय है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह था कि इतने युद्ध लड़े जाएंगे कि चौथे विश्व युद्ध तक सभी हथियार ही खत्म हो जाएंगे। और मौजूदा दौर में यह बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल गए हैं। अरब देशों में 2 हफ्ते से भयंकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अकेले ही कई देशों की नींद उड़ा कर रखी। इस सब के बीच बेहद चौंकाने वाली खबर आई है, और वो ये कि खाड़ी देशों में एटमी हमलों से बचाने वाले सर्वाइवल शेल्टर की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। सवाल है कि अरब मुल्कों में छिड़ी जंग क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है? क्या दुनिया एक बार फिर एटमी तबाही के मुहाने पर खड़ा है? क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। एक धमाका और सब खत्म। आग का गोला जिसकी तपन सूरज की गर्मी से कई गुना ज्यादा होती है। जिस जगह धमाका होता है वो जमीन सदा सर्वदा के लिए बंजर हो जाती है। पल भर में हवा ऐसा हथियार बन जाती है जो इंसान ही नहीं, इंसान की तामीर की हुई हर चीज को खाक में मिला देती है। 6 अगस्त 1945। 6 और 9 अगस्त की तारीख थी जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाया था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया। इस हमले में हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1.5 लाख लोग पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर एक बार ऐसी ही तबाही के मुहाने पर है? क्या अमेरिका और ईरान यही चाहते हैं? क्या अरब में छिड़ी जंग का आखिरी अंजाम यही होने वाला है? 81 साल बाद क्या दुनिया एक बार फिर से एटम बम से तबाही के मुहाने पर है? यकीन मानिए, हमारी सरहद से महज 3000 किलोमीटर के फासले पर बरस रहा बारूद अब उस मुकाम तक आ पहुंचा है जहां से धरती को दहलाने वाली साजिशों की शुरुआत होती है। 2 हफ्ते से जंग छिड़ी हुई है।
कहने को सिर्फ अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की तपेश आधी दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है और ये खौफ अब और बढ़ने वाला है। जानना चाहते हैं क्यों? तो दुनिया के अखबारों की इन हेडलाइंस को देख लीजिए, जिनमें एटम बम के धमाके का खौफ साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में बम शेल्टर या बंकर्स की मांग कई गुना बढ़ गई है। बंकरों की ज्यादातर डिमांड खाड़ी देश बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई से है। अमेरिका में भी बम शेल्टर बंकर्स की डिमांड में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यह दावा अमेरिका के रॉन हबर्ट का है, जो अमेरिका के टेक्सास में कई दशक से बम शेल्टर बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं। कंपनी का नाम एटलस सर्वाइकल शेल्टर्स है। रॉन हबर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया के अलग अलग देशों से एटम बम से धमाके से बचने के लिए शेल्टर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सवाल ये है कि ये बंकर कैसे होते हैं और किस चीज से बने होते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन बंकरों में रहते हुए परमाणु हमलों से बचा जा सकता है। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए बंकर का चलन कई देशों में पहले से ही है। ज्यादातर देशों में इस तरह के बंकर कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं, तो कई जगह इन्हें फैक्ट्री में लोहे से तैयार किया जाता है और फिर उन देशों तक भेजा जाता है जहां युद्ध छिड़ा हो। एक साधारण बैकयार्ड बंकर में 4 लोग जमीन के नीचे लगभग 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। यह बंकर बम धमाकों और किसी भी रेडिएशन से बचाता है। इसकी कीमत लगभग $25,000 होती है। रुपए के हिसाब से देखें तो करीब 23 लाख तक। इसमें एडवांस मॉडल के लोग कई साल तक रह सकते हैं, लेकिन ऐसे बंकर की कीमत करोड़ों में हो सकती है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक खाड़ी देशों से लगातार न्यूक्लियर हमले के दौरान बचने वाले बंकरों की डिमांड आ रही है। ईरान के करीब सभी पड़ोसी देश बंकर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका एटमी हमला कर सकता है? अरब देशों में छिड़े युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ वो देश जो इजराइल और अमेरिका के साथ है, तो ईरान का समर्थन करने वाले देशों की भी कमी नहीं है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश खोलकर ईरान पर हमले का विरोध कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले दिन से ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। चीन पर भी ईरान को चोरी से हथियार देने के आरोप लगते रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान का समर्थन कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों को अवैध बताया और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उत्तर कोरिया मानता है कि सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार ईरान को हैं और वो इसका सम्मान करते हैं। ईरान और उत्तर कोरिया की पुरानी दोस्ती है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को हथियार दिए थे। ईरान जिन मिसाइलों से अरब देशों को निशाना बना रहा है, उस मिसाइल तकनीक के पीछे भी उत्तर कोरिया का हाथ माना जाता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की एटमी सनक से दुनिया वाकिफ है। जाहिर है, अगर किम ईरान के साथ खुलकर मैदान में उतरता है तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात रूस की, तो प्रेसिडेंट पुतिन कई बार परमाणु हथियार दागने की बात कह चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर मॉस्को को धमकाने वाले देशों को एटमी हथियारों की धमकी दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। रूस के पास परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में रूस ने अपने न्यूक्लियर टॉर्पीडो का कामयाबी से टेस्ट कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच एटमी जंग होती है तो क्या होगा? तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है, दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनमें से 90% से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास हैं। दुनिया के दोनों ताकतवर देशों के बीच परमाणु जंग में आसमान कुछ इसी तरह से नजर आएगा। हजारों मिसाइलें आसमान में उड़ेंगी जो धरती पर तबाही का ऐसा मंजर लाएंगी जिसे काबू करना किसी के वश में नहीं होगा। परमाणु धमाके से उठने वाला काला धुआं धीरे धीरे धरती के बड़े हिस्से को ढक सकता है। सिर्फ 15 दिन में धरती के बड़े हिस्से से सूरज की किरणें गायब हो जाएंगी, जिसका असर यह होगा कि धरती का बड़ा हिस्सा
जिसमें तापमान कई गुना नीचे जा सकता है और इससे करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यह रिपोर्ट उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा धरती को परमाणु हमलों से बचाने में लगा दिया। यानी एक धमाका धरती पर कहर बनकर टूट सकता है, मानवता पर सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, जिसमें सिर्फ युद्ध लड़ने वाले देश ही नहीं बल्कि वो देश भी तबाह होंगे जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके युद्ध रुक जाना चाहिए, ताकि फिर कहीं हिरोशिमा नागासाकी ना बने, ताकि फिर किसी को पीढ़ियों की पीड़ा ना झेलनी पड़े। उम्मीद है ईरान से बहरीन और कतर से कुवैत तक बरसता बारूद जल्द थम जाएगा, अमन का रास्ता निकलेगा। दुनिया ने अब तक सिर्फ एक बार एटम बम की तबाही देखी है, वो भी तब जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। जापान से कई गुना ज्यादा ताकतवर फौज होने के बावजूद भी अमेरिका को एटम बम का सहारा लेना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ईरान के मामले में ऐसा हो सकता है? ईरान पर बरसते अमेरिकी और इजरायली बारूद की वजह खामेनेई की एटमी ख्वाहिश थी। ईरान हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता था। अमेरिका को यह रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं था। यही वजह है कि पिछले साल अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। बावजूद इसके ईरान ने अपनी एटमी जिद नहीं छोड़ी। लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एटमी जिद को परमानेंट सर्जरी करने में ही भलाई समझी। लेकिन खामेनेई के खात्मे के बाद भी जंग थमना तो दूर, ये कई गुना भड़क चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये युद्ध ऐसे ही खत्म नहीं होगा और अभी तो अमेरिका का असली वार बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पर अभी अमेरिका का असली प्रहार होना बाकी है। तो सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो तबाही का मंजर क्या होगा? इसे ऐसे समझिए, अगर अमेरिका तेहरान पर एटम बम दागता है तो आग का ऐसा गोला उठेगा जिसकी जद में जो भी आएगा वो खाक हो जाएगा। यानी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, इंसान, मकान, खेत खलिहान सब कुछ भस्म हो जाएंगे। और ये तबाही तेहरान में ही नहीं होगी, दमिश्क से लेकर बेरूत और बगदाद तक, यानी कि जहां तक रेडिएशन फैलेगा वहां तक सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। वैसे तो अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अमेरिका के पास ऐसे एटमी हथियार मौजूद हैं जो धरती के हर कोने तक महाविनाश ला सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम अमेरिका के पास है, जिसका नाम है B-83। इसे B-2 बॉम्बर से गिराया जा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम 15 किलो टन TNT के बराबर थे। मतलब उस बम की ताकत 15,000 टन बारूद जितनी थी, जबकि B-83 बम की ताकत 1.2 मेगाटन TNT है, यानी कि करीब 12 लाख टन बारूद जितनी। इतना ताकतवर बम अगर कहीं गिरा दिया जाए तो पूरा का पूरा शहर पल भर में राख हो सकता है। यानी एक बटन दबाने से सिर्फ 1600 सेकंड में धरती पर ऐसी तबाही आ सकती है जिसे रोक पाना नामुमकिन है। सवाल यह है कि जब दुनिया के ताकतवर देश इसका अंजाम जानते हैं तो एटम बम की होड़ क्यों? ऐसा नहीं है कि दुनिया से महाविनाश के हथियारों के खात्मे की कोशिश नहीं की जा रही है। साल 1986 में दुनिया भर में लगभग 70,300 परमाणु हथियार थे, जिनकी संख्या साल 2000 में घटकर 38,000 और फिर 2025 में घटकर 12,241 रह गई। बावजूद इसके दुनिया पर एटमी तबाही का साया खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान की जंग की चौहद्दी जितनी बढ़ेगी, एटमी हमले की आशंका उतनी ही प्रबल होगी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में अमेरिका से ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका नहीं है। ईरान भी इसमें पीछे नहीं है। भले ही ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ईरान पहले ही इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है।
अमेरिका के हमलों के बीच ईरानी फौज के एक ऑफिसर ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान अपना आखिरी प्रहार कर सकता है। ईरान के इस बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। वजह यह है कि ईरान के पास भले ही परमाणु बम ना हो, लेकिन अगर डिमोना परमाणु रिएक्टर पर हमला हुआ तो वो किसी एटम बम धमाके से कम नहीं होगा। इस परमाणु रिएक्टर का निर्माण 1958 में शुरू हुआ। 1963 में डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हो चुका था। इस रिएक्टर से इजराइल 26 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाता है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिमोना रिएक्टर से अब तक लगभग 800 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा 6 दशक से जमा हुआ परमाणु कचरा और अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल भी वहां मौजूद हैं। इजराइल का यह रिएक्टर नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहता है। खास बात यह है कि डिमोना जॉर्डन की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर, मिस्र से 75 किलोमीटर और यरूशलेम से करीब 85 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ईरान की धमकी के बाद से ही पड़ोसी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि खाड़ी देशों में एटमी बंकर की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।